सो सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस के बाद हम अब स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है इट इज़ प्लेस्ड इन द मिड ऑफ द सेल, सेल के मिड में पड़ा होता है, ठीक है। और जैसे कि आपके बॉडी में ब्रेन जिसको कहते हैं दिमाग, जिस्म का दिमाग, इसी तरह सेल न्यूक्लियस को जो है इसको सेल का दिमाग कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। सो न्यूक्लियस के बारे में हमने दो चीज़ें पढ़ी कि इट इज़ प्लेस्ड इन द मिड ऑफ द सेल, सेल के मिड में पड़ा होता है, और इट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल। तो ब्रेन के फंक्शंस को आप न्यूक्लियस के फंक्शंस दे दें तो आपके जो आपको है न्यूक्लियस के फंक्शंस का पता चल जाएगा। ब्रेन का फर्स्ट फंक्शन क्या है? इट कंट्रोल्स ईटिंग। आप जब खुराक करते हैं तो वो ब्रेन की हेल्प से करते हैं। सो आपकी सेल जब खुराक करती है तो ये सेल भी ब्रेन के थ्रू से खुराक करती है। मूवमेंट, आप जब मूवमेंट करते हैं तो ब्रेन के हेल्प से करते हैं। इसी तरह सेल जब मूवमेंट करता है तो न्यूक्लियस की मदद से करता है। रिप्रोडक्शन ऑफ सेल। सो जब आप रिप्रोडक्शन मीन्स कि अपने जैसा एक इंसान पैदा करना। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये चीज़ अल्लाह ताला ने ना डाली होती तो दो बंदों से, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा से, इतना सारा मखलूक जो है वो ना फैलता। सो रिप्रोडक्शन जब आप करते हैं तो रिप्रोडक्शन के लिए भी आपका ब्रेन आपको स्टिमुलेट करता है। जब आप मेटिंग करते हैं, आप जाते हैं एक फ़ीमेल की तरफ और उनके साथ आप मेटिंग करते हैं फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवा, एग और स्पर्म के फर्टिलाइजेशन से, तो उसके लिए भी आपका ब्रेन आपको ये सिग्नल्स देता है कि आप जाएं। एक फ़ीमेल जब फॉर एग्ज़ाम्पल शादी हो जाए, फ़ीमेल के साथ आप मेटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपका ब्रेन आपको स्टिमुलेट करता है कि आप जाएं और उनके साथ मेटिंग करें और रिप्रोडक्शन आप न्यू इंडिविजुअल्स को पैदा करें। सो आपकी बॉडी को ब्रेन सिग्नल्स देता है। तो मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल। तो आपके सेल को जो है सिग्नल्स कौन देगा? न्यूक्लियस देगा फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल, आपका क्वेश्चन होगा, मुझे पता चल गया आपके जहन में क्या क्वेश्चन है कि सर ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल, तो आपने कहा था कि वो तो सेल मेम्ब्रेन का काम है। इसी तरह मैंने आपको बताया कि ईटिंग जो है वो किसका काम है? वो तो ओरल कैविटी का काम है। मूवमेंट जो है वो तो लेग्स का काम है, एक डिफरेंट मसल्स का काम है। रिप्रोडक्शन जो है वो तो ओवरीज और स्पर्म और मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन जो जिसमें जितने ऑर्गन्स हैं उनका काम है। लेकिन इन सब को कंट्रोल कौन करता है? इन सब को कंट्रोल करता है ब्रेन ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे इन सब को कंट्रोल कौन करेगा? ब्रेन ऑफ द सेल, न्यूक्लियस। इसी तरह जब आपके सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ऑक्सीजन अंदर आती है या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है तो इसको मैनेज कौन करता है? इस सेल मेम्ब्रेन को कौन बताता है कि आप इस ऑक्सीजन को अंदर ले आओ और इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले जाओ? ये कौन करता है? ये न्यूक्लियस करता है। सो इनडायरेक्टली इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। एक और फंक्शन न्यूक्लियस का है, हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। दो क्वेश्चन हैं। सिंथेसिस किसे कहते हैं? सिंथेसिस कहते हैं बनाना, एक चीज़ बनाना, एक चीज़ पैदा करना। तो जो आपका न्यूक्लियस है ये क्या करता है? प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। बनाता कौन है? बनाता नहीं है,
कुछ हद तक बनाता है राइबोसोम, ये हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। बनाता राइबोसोम है, लेकिन न्यूक्लियस जो है वो उसकी हेल्प करता है। जैसे कि आप खाता कौन है, खाता तो ओरल कैविटी है, जाता ओसोफेगस में, स्टमक में, लेकिन हेल्प उसकी ब्रेन करता है। इसी तरह यहाँ पे बनाता राइबोसोम है, लेकिन उसके बनाने में हेल्प कौन करता है, उसको हुक्म कौन देता है, वो न्यूक्लियस देता है। क्या अभी प्रोटीन बनाने की ज़रूरत है, जिस सेल में प्रोटीन कम है, राइबोसोम को हुक्म हो जाती है कि आप प्रोटीन बनाओ, तो वो फिर प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है। और इसके अलावा इसका एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि इट होल्ड्स डीएनए एंड आरएनए। फिर क्वेश्चन होगा, सर व्हाट इज डीएनए एंड व्हाट इज आरएनए? डीएनए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड RNA is राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके स्ट्रक्चर के बारे में आप एनाटॉमी में डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आपको सिर्फ बता दूं कि आपकी बॉडी के जितने भी फीचर्स हैं, फीचर्स में आपके बॉडी की रंगत, आपके इवन आपके आई कलर जो है ना, जो जिन बाज़ लोगों के ब्लू होते हैं, बाज़ के ब्लैक होते हैं, ब्राउन होते हैं, ये इस कलर के फीचर्स भी जो है ना वो डीएनए में होते हैं। अब क्वेश्चन होगा कि फॉर एग्जांपल मेल और फीमेल मिलते हैं, फॉर एग्जांपल मेल का आई कलर जो है वो ब्लू है, तो इसके सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, उस डीएनए पे जीन किस कलर का पड़ा हुआ है, ब्लू का पड़ा हुआ है, ठीक है। फीमेल का फॉर एग्जांपल आई कलर ब्राउन है, तो उसके जो सेल्स हैं, जो मैं सेल्स की बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ एग सेल की, ठीक है, और इसकी मैं बात कर रहा हूँ स्पर्म सेल्स की, ठीक है। स्पर्म्स ऑब्वियसली मेल प्रोड्यूस करेगा और एग जो है वो फीमेल। तो एग सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, और डीएनए के अंदर जीन्स किस कलर का है, आई कलर ब्लैक है। अब हो सकता है कि इन दोनों के मिलने से जो बच्चा पैदा हो उसके आई कलर ब्लू भी हो सकता है, उसका आई कलर ब्लैक भी हो सकता है। आप लोगों ने जो 8 या 9 में एक लॉ पढ़ी थी कि डोमिनेंट और रिसेसिव जीन, अब ये एक दूसरी तरफ टॉपिक चला गया है, डोमिनेंट जीन एंड रिसेसिव जीन। वैसे शादी के बाद तो वैसे भी फीमेल ही डोमिनेंट होती है, लेकिन ये मैं जीन की बात कर रहा हूँ कि जीन में फॉर एग्जांपल अगर एक रिप्रोडक्शन के दौरान जब वहाँ पे सेलुलर लेवल पे स्पर्म और एग मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाती है, अगर वहाँ पे मेल का जो जीन है वो डोमिनेंट हो तो बच्चे में आई कलर क्या आएगा, ब्लू आएगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए, एग फर्टिलाइज हो जाए और उसमें फीमेल का जीन जो है ये डोमिनेंट हो और ये रिसेसिव हो, तो फिर बच्चे में आई कलर ब्लैक आएगा। सो ये सब चीज़ें जो हैं, इसी तरह आई कलर, स्किन कलर, ठीक है, हेयर कलर्स, आपके स्किन स्ट्रक्चर, आपकी फेशियल स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें जो हैं इसकी जीन्स जो हैं वो डीएनए और आरएनए के अंदर होती है, जो कि प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के बाद हम मूव करते हैं साइटोप्लाज्म। मैंने आप लोगों को बताया कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो एरिया है, इस एरिया को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, इस एरिया को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, जो यहाँ से लेके ये सब एरिया, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म का एज सच कोई फंक्शन नहीं है, इसका सिर्फ एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जिसको आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते, इसका एक और बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन ये है कि इसने एक मीडियम बनाया हुआ है, इसने एक मीडियम बनाया हुआ है। सॉरी, मैंने ये लेबलिंग मिटा दी है। साइटोप्लाज्म
इसने एक मीडियम बनाया हुआ है, इसने एक जगह बनाई हुई है जहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनल्स सेल के रहते हैं। इसने एक घर बनाया हुआ है, इसने एक ऐसी एक प्लॉट बनाया हुआ है जहाँ पे सेल के डिफरेंट ऑर्गेनल्स रहते हैं और अपने नॉर्मल फंक्शंस अदा करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, कहाँ पे है? साइटोप्लाज्म में है। माइटोकॉन्ड्रिया का इट इज़ आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, आपके सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये हम डिस्कस करेंगे आगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, माइक्रोफिलामेंट्स, न्यूक्लियस, जो भी है, इसने इन सब को क्या दिया हुआ है? रहने की जगह दी हुई है। सो साइटोप्लाज्म एंकर्स मीन्स अपने अंदर उसको रखा हुआ है, उसको टांगा हुआ है। जैसे कहते हैं ना कि कपड़े टांग दो, तो इसी तरह इसने टांगा। सो एंकर्स कहते हैं टांगने को। साइटोप्लाज्म एंकर्स डिफरेंट ऑर्गेनेलीज ऑफ सेल्स, आपके सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेलीज को इसने अपने अंदर रखा हुआ है ताकि वो वहाँ पे नॉर्मल फंक्शंस कर सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब हम थोड़ा सा और डीपली जाते हैं और एक एक ऑर्गेनेलीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि इसको अलग फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया को रखा हुआ है, राइबोसोम को। जैसे कि हम सारे मुसलमान हैं तो अल्लाह ताला ने एक भी चीज़ ऐसे पैदा नहीं की जिसका कोई ख़ास फंक्शन ना हो, जिसका कोई ख़ास काम ना हो। तो इसी तरह जो एक एक ऑर्गेनेलीज़ को अल्लाह ताला ने जन्म दिया है, उसको पैदा किया है, तो उसका एक अलग अपना फंक्शन है जो अपने सेल में वो फंक्शन अदा कर रहा है और सेल जो है वो नॉर्मली वहाँ पे मौजूद है। सो वो एक एक हम डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया कि हम थोड़ा सा इसमें ऑर्गेनेलीज डिस्कस करते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनेलीज का क्या फंक्शन है। फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली ऑफ द सेल इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। जैसे कि बिजली घर होता है ना, पावर हाउस। तो आप जैसे तुरबेला डैम है या वर्सक डैम है, इसी तरह सेल जो है ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक कंट्री ले लें तो इसका पावर हाउस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ये आपके सेल के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स एनर्जी in the form of ATP. Sir, what is ATP? ATP stands for adenosine triphosphate. So the one and the most important function of the mitochondria is that it is also called the powerhouse of the cell. Why it is called powerhouse of the cell? It is called powerhouse of the cell because it produces energy for the cell. Energy produce करता है in the form of ATP. ATP stands for adenosine triphosphate. ठीक है। नेक्स्ट ऑर्गेनेली है एंडोप्लाज्मिक, इसको हेडिंग में हम लिख देते हैं कैपिटल वर्ड्स में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसको हम 2 में डिवाइड करते हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अपना फंक्शन है अलग और
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अपना फंक्शन है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन ये है कि मैंने आपको बताया कि आपके साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स होते हैं। सो इसका फंक्शन ये है कि इट अटैचेस राइबोसोम्स ऑन इट्स बॉडी या ऑन इट्स स्ट्रक्चर। अपने स्ट्रक्चर के साथ राइबोसोम को इसने अटैच किया होता है। तो राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम करता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इनडायरेक्टली हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन बनाने में जो है ये हेल्प करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है अच्छा, इसको रफ क्यों कहते हैं और इसको स्मूथ क्यों कहते हैं? इसको रफ इसलिए कहते हैं बच्चे क्योंकि इसके बॉडी के साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं जिन्होंने इसकी बॉडी को रफ बनाया होता है। तो इस अटैचमेंट ऑफ द राइबोसोम कॉजेज द बॉडी ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ। सो वी कॉल इट rough endoplasmic reticulum, and indirectly the function of the rough endoplasmic reticulum is protein synthesis। ठीक है। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके स्ट्रक्चर पे कोई राइबोसोम्स नहीं होते, इसके आउटर बॉडी पे कोई राइबोसोम अटैच नहीं होता और इसका आउटर लेयर जो है वो स्मूथ होता है, इसलिए इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज लिपिड सिंथेसिस। सिंथेसिस का मैंने आपको बताया, किसे कहते हैं? बनाना, उसको पैदा करना। ठीक है। लिपिड सिंथेसिस एंड स्टेरॉइड्स सिंथेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्टेरॉइड्स। सो दिस वाज अबाउट द फंक्शन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें हमने 2 में डिवाइड किया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके स्ट्रक्चर पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं, तो इसने इसके स्ट्रक्चर को रफ किया होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर स्मूथ होता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रोटीन सिंथेसिस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है? इसके 2 फंक्शंस हैं, लिपिड सिंथेसिस, लिपिड बनाना, एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस, स्टेरॉइड्स बनाना। नेक्स्ट जो है गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडीज। गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडीज। इसका फर्स्ट फंक्शन जो है एक्सक्रीटरी फंक्शन है इसका। एक्सक्रीटरी क्या कहते हैं? एक्सक्रीटरी कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सक्रीटरी मशीनरी ऑफ द सेल। ये डिफरेंट वेसिकल्स बनाता है आपके सेल में। फॉर एग्जांपल ये गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडीज, ठीक है। इसने ये डिफरेंट वेसिकल्स बनाता है आपके सेल में, ठीक है, जिसको कहते हैं लाइसोसोम। ये वेसिकल्स क्या करते हैं? ये वेसिकल्स जो आपके सेल के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, ऐसी चीज़ें जिनकी सेल को ज़रूरत नहीं होती, ऐसी चीज़ें जो सेल अपने अंदर उससे तमाम ग़िज़ा जज़ब करके, और जो वेस्ट मटेरियल होता है जिसकी सेल को ज़रूरत नहीं होती, वो इसके अंदर चला जाता है और लाइसोसोम उसको लेके सेल से बाहर निकल जाता है। सो दिस इज़ आल्सो कॉल्ड द एक्सक्रीटरी मशीनरी ऑफ द सेल, ठीक है। एक्सक्रीटरी मशीनरी ऑफ द सेल के साथ साथ
हमने ये पढ़ा कि ये एक्सक्रीशन ऑफ डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट्स कैसे करता है, सॉरी, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स ये करता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, ठीक है, और लाइसोसोम्स जो हैं वो स्टोर करते हैं वेस्ट मटेरियल्स, ठीक है, और उनको खुद ही भी वो सेल से बाहर चले जाते हैं, उन वेस्ट मटेरियल को अपने अंदर जज़ब करके सेल से निकल जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे राइबोसोम्स। राइबोसोम मैंने आपको बताया कि दीज आर द स्ट्रक्चर्स which are attached on the outer layer of the rough endoplasmic reticulum, attached to the outer layer of rough endoplasmic reticulum, RER means rough endoplasmic reticulum। फंक्शन इसका क्या है, मैंने आप लोगों को बता दिया है कि फंक्शन है इसका प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाना, ठीक है। सो these were some of the organelles of the cell। इसके साथ साथ लाइसोसोम भी हमने डिस्कस किया कि they are produced by the गोल्जी apparatus से गोल्जी बॉडीज़, और इनका फंक्शन है कि डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट्स को लाइसोसोम्स जो हैं डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट्स सेल से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर देता है, जज़ब कर देता है और उसको बॉडी से बाहर निकाल देता है। सो ऑर्गेनेलीज ऑफ द सेल्स के बाद अब हम डिस्कस करते हैं एंडोसाइटोसिस। इसको भी हम मिटा देते हैं ताकि ये एक नया टॉपिक है, सो हम इसको डिस्कस करते हैं। एंडोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस मैं थोड़ा सा इजी कर देता हूँ, 2 वर्ड से बना है, साइटोसिस और एंडो। एंडो मीन्स इनसाइड, साइटोसिस मीन्स cells। So the process by which different nutrients और हम कह सकते हैं different contents move inside the cell is called endocytosis। So इसमें हम फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों के समझाने के लिए मैं इसको ह्यूमन सेल ले लेता हूँ, ठीक है। सो हम इस टॉपिक में ये डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स या डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट कंटेंट्स, ठीक है, व्हाटएवर जो भी हो, वो सेल के अंदर कैसे जाते हैं। सो 2 प्रोसेसेस है, 2 प्रोसेसेस के अंदर 2 प्रोसेसेस के थ्रू ये सेल के अंदर जाते हैं। द वन इज पिनोसाइटोसिस एंड द अदर इज फेगोसाइटोसिस। इसमें इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। पिनो मैं आप लोगों को बता दूं, पिनो जो है ये भी, पिनोसाइटोसिस भी 2 वर्ड से बना है। पिनो कहते हैं स्मॉल को, साइटोसिस कहते हैं सेल, फेगो कहते हैं लार्ज को, सेल। सो पिनोसाइटोसिस जो है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस क्यों?
प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस इसलिए क्योंकि प्रोसेस है ये एंडोसाइटोसिस, सेल के अंदर ये चीज़ें कैसे जा रही हैं, ये उसका एक प्रोसेस है इन विच स्मॉल कंटेंट्स are moved inside the cell. So the process of endocytosis. So मैंने कहा कि एंडोसाइटोसिस को हमने 2 में डिवाइड किया, पिनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस. पिनो मीन्स स्मॉल, साइटोसिस मीन्स सेल. So the process of endocytosis in which small contents are moved inside the cell, and phagocytosis, the process of endocytosis in which large contents या large molecules are moved inside the cell. वो प्रोसेस जिसके थ्रू बड़े चीज़ें जो है वो सेल के अंदर जाता है, उस प्रोसेस को हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं. वो प्रोसेस जिसके थ्रू छोटी छोटी चीज़ें सेल के अंदर जाती हैं उसको हम पिनोसाइटोसिस. छोटा सा टॉपिक है, इसमें इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ इसमें आगे आप लोगों को पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस के वर्ड्स आएंगे, तो सिर्फ मैं चाह रहा था कि आप लोगों को मैं अभी से समझा दूं कि पिनोसाइटोसिस क्या होता है और फेगोसाइटोसिस क्या होता है. सो पिनोसाइटोसिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस बाय विच एक्सट्रीमली स्मॉल molecules moves inside the cell, and phagocytosis is a process of endocytosis in which large contents या large molecules जो हैं वो move करते हैं inside the cells. हमारा लास्ट टॉपिक है सेल का, सेल रिप्रोडक्शन. कि सेल जो है ये रिप्रोड्यूस कैसे होता है. सो सेल जो है ये भी 2 प्रोसेसेस के थ्रू रिप्रोड्यूस होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड ये भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसमें इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच द 2 डिफरेंट गेमीट्स या 2 डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सेल्स कंबाइन. 2 डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सेल्स कंबाइन होते हैं और एक फर्टिलाइज्ड एग बना देते हैं, तो इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. इट इज़ अ फॉर्म of reproduction, ठीक है, in which 2 different reproductive cells में मैं आप लोगों को such as sperm cells और ova और egg cell combine to form a fertilized egg or gamete. So this type of reproduction is called sexual reproduction. एक sperm आता है, एक ओवा आते हैं और ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं और इससे क्या बन जाता है, एक गमीट बन जाता है और उससे इस प्रोसेस को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन by which ऑफस्प्रिंग किसे कहते हैं, बच्चे को या न्यू इंडिविजुअल को, arise from a single organism. इसमें
दो सेल्स नहीं मिलते एक दूसरे के साथ, इसमें एक ही सेल होता है और वो सेल जो है उससे एक बच्चा पैदा होता है। सो दिस प्रोसेस डू नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ गेमीट्स, ठीक है। सो दो चीज़ें पढ़ी हमने रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल में। रिप्रोडक्शन ऑफ सेल किसे कहते हैं? रिप्रोडक्शन ऑफ सेल के सेल्स जो है वो अपनी तरह एक दूसरा सेल पैदा करता है। तो वो कैसे करते हैं? एक में सेक्सुअल है, एक में एसेक्सुअल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक स्पर्म सेल आता है और एक एग या एक ओवा आता है, वो कंबाइन होके एक फर्टिलाइज्ड सेल बनाते हैं जिसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही सेल है और इसमें किसी दूसरे सेल से वो फ्यूजन वगैरह नहीं होती गैमीट्स की, और एक ही सेल से उसका ऑफस्प्रिंग पैदा हो जाता है। तो दिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेल, ठीक है। फिर हमने उसके डिफरेंट ऑर्गेनेलीज डिस्कस किए, ऑर्गेनेलीज में फिर उनके फंक्शंस हमने डिस्कस किए, और उसके बाद हमने एंडोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस वो डिस्कस किया, और एट द एंड हमने रिप्रोडक्शन डिस्कस किया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ह्यूमन सेल्स। अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो काइंडली आप लोग कमेंट्स में अपना क्वेश्चन करें, और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, और सब्सक्राइब पे क्लिक करें, और बेल का आइकन जो है वो आप दबाएं ताकि आप लोगों को न्यू वीडियोस इसी तरह आती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।